हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या सब्जेक्ट भी बोल सकते हो उसे आप, ठीक है। प्रशासनिक विधि जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, प्रत्यायोजित विधायन। अब से पहले आपके अपने YouTube चैनल पर मैं 4 क्वेश्चन डाल चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 4 क्वेश्चन ऑलरेडी डाल चुका हूं, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ये 10 नंबर और 20 नंबर में ज्यादा आता है, कभी कभार ये 5 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में चलने से पहले हम प्रत्येक वीडियो में जैसे हम क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, करने से पहले थोड़ा समझते हैं, उसी प्रकार से प्रत्यायोजित विधायन को हम समझते हैं। संविधान के 3 पिलर होते हैं, आपको सबको पता होगा। विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका, ठीक है। एक बात हम समझते हैं विधायिका से। विधायिका का काम होता है विधि निर्माण का, ठीक है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए जब हमारी, अब थोड़ा समझेंगे, वर्तमान में अब हमारे क्या है, मोबाइल और टेक्नोलॉजी क्या है, चरम पर है, ठीक है। लेकिन जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था उस समय वर्तमान समय की तरह टेक्नोलॉजी इतनी व्यापक नहीं थी, ठीक है। हम क्या समझ रहे हैं, ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल, अदर टेक्नोलॉजी इतनी विस्तार में नहीं थी। लेकिन हमारा संविधान बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन ये चीजें अब बहुत ज्यादा चरम पर हैं। अब सपोज करो विधायिका को इस पर विधि बनाने का मौका मिलता है या वो विधि बनाने की कोशिश करती है। जो विधायिका के जो सदस्य होते हैं भाई, अब उनको सभी को तो इतनी नॉलेज होगी नहीं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो क्या करेगी, जो टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे अच्छा जानता होगा, मतलब जो एक इनका वो क्या होता है, कार्यालय होगा, टेक्नोलॉजी का जो कार्यालय होगा, वहां का जो अधिकारी होगा, जो प्रशासनिक अधिकारी होगा टेक्नोलॉजी का, उस अधिकारी से बात की जाएंगी और उस अधिकारी से बोला जाएगा कि आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी राय देनी है, जिससे कि हम विधि बना सकें कि इसमें क्या समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, क्या इसके महत्व हैं, कब यूज करना चाहिए, इसके लाभ और कारणों को, मोटे तौर पर यह है, इसके लाभ और हानियों को तुम्हें बताना है। किससे बोलेंगे, जो टेक्नोलॉजी का प्रशासनिक अधिकारी होगा, जो टेक्नोलॉजी को देख रहा होगा, उस अधिकारी को विधि बनाने का जिम्मा सौंप दिया जाएगा, ठीक है। अब ये प्रशासनिक अधिकारी उस विधि का क्या करेगा, निर्माण करेगा और उसे आगे भेज देगा। फिर इसकी जांच होगी, ठीक है। उसके बाद इस विधि को लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे विधि बनाने का कार्य विधायिका का है, ठीक है। सपोज करो हमें मेडिकल क्षेत्र में विधि बनानी है, ठीक है। अब विधि बनानी है मेडिकल क्षेत्र में, जो संसद है, जो विधायिका है कि जो सदस्य हैं, विधायिका के जो सदस्य, क्या ये मेडिकल में अपनी विधि प्रॉपर थोड़ी बना पाएंगे। कब बना पाएंगे, जब ये मेडिकल के जो उच्च अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके पास जाएं, मेडिकल टीचर के पास जाएं, उससे जाकर राय लें मेडिकल के ऊपर कि भाई किस प्रकार से इस मेडिकल क्षेत्र में हानि हो सकती है या मेडिकल क्षेत्र से लाभ हो सकता है, इसके क्या रूल बनाए जाएं, जिससे कि जन समुदाय को सुख में और देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाया जाए, ठीक है। तो जो मेडिकल का जो प्रोफेसर होगा, जो उसके अधिकारी होंगे, वो इस विधि का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। तो यहां
इस विधि को फिर आगे भेज दिया जाएगा, ठीक है, विधायिका के पास। तो यहां पे इसीलिए कहा गया है कि जो प्रत्यायोजित विधायन यानी अपने कार्यों को बांट देना, ठीक है। सबसे पहले विधि निर्माण विधायिका करेगी। अगर विधायिका से विधि का निर्माण नहीं होता है किसी चीज के ऊपर या किसी व्यवस्था के ऊपर, तो ये कार्य सौंपेगी कार्यपालिका को कि आप उसके ऊपर क्या करो, विधि बनाओ, ठीक है। विधि निर्माण का कार्य इसके ऊपर दे दिया जाएगा। ये जो प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करेगा, ठीक है, उस क्षेत्र के अधिकारी से, उस क्षेत्र के उच्च अधिकारी से संपर्क करेगा जिसके ऊपर विधि बनानी है, और उसके द्वारा विधि निर्माण का कार्य कराएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं अपने कार्य को किसी अन्य को सौंप देना, प्रत्यायोजित विधायन। प्रत्यायोजित का मतलब होता है किसी को सौंप देना, अपने अधिकार किसी को दे देना। अधिकार किसको है विधि बनाने का, विधायिका का। लेकिन जैसे कि अभी हमने बात करी टेक्नोलॉजी और मेडिकल, ये दो हमने एग्जाम्पल लिए थे, तो इनके ऊपर अगर अच्छे से विधि बनानी है तो इनके जो प्रोफेसर होते हैं, जो इसमें ज्ञाता होते हैं, अच्छे से जो इनकी नॉलेज रखने वाले होते हैं, उनसे संपर्क करके ही विधि बनाई जा सकती है। तो विधि किसने बनाई, विधायिका ने थोड़ी बनाई। तो विधायिका ने अपने काम को क्या करा, प्रत्यायोजित यानी बांट दिया। इसने ऑर्डर दिया कार्यपालिका को कि इस प्रकार की विधि को अब निर्माण कराओ, उसके लाभ और हानियों की पता करो, जिससे कि देश सुखमय हो सके और देश की जनता को सही रास्ते पर लाया जा सके और सही दिशा दिखाई जा सके, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रत्यायोजित विधायन, यानी अपने कार्य को किसी अन्य को सौंप देना। अब इसी के ऊपर हमारा ये क्या है, क्वेश्चन पूरा चलेगा, ठीक है। ये हमने एक मोटा मोटी एक छोटे से एग्जाम्पल लिए थे, दो मेडिकल, दूसरा लिया था टेक्नोलॉजी, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्यायोजित विधायन से आप क्या समझते हैं? विधायिका किन विषयों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती? प्रत्यायोजन करते समय कौन सी सीमाएं लगाई जाती हैं? प्रत्यायोजित विधायन के विकास के कारण बताइए। आंसर है हमारा प्रत्यायोजित विधायन का अर्थ, ठीक है। सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। विधायन का शाब्दिक अर्थ विधि का निर्माण होता है, ठीक है। विधायन का जो सबसे प्रमुख कार्य क्या है, विधि निर्माण। प्रत्यायोजित विधान का तात्पर्य है उस विधि, यहां पे विधि कर लेना, ठीक है, विधि निर्माता से माना जाता है जिसमें विधायिका स्वयं विधि का निर्माण न करके अपना अधिकारी किसी अन्य संस्था को सौंप देती है। देखो यहां पे इसे देखो ध्यान से, जिसमें विधायिका स्वयं विधि का निर्माण ना करके, जो विधायिका को होता है विधि निर्माण करने का अधिकार, स्वयं ना करके अपना अधिकारी किसी अन्य संस्था को सौंप देती है। जैसा कि अभी हमने बताया था मेडिकल संस्था या टेक्नोलॉजी संस्था, और जब वह कार्य उस संस्था द्वारा किया गया है तो प्रत्यायोजित या अधीनस्थ विधायन कहलाता है। विधायिका के पास जो सदस्य होते हैं, जो विधायिका होती है, अगर उसके पास उस चीज को जानने के लिए प्राप्त साधन नहीं है तो वो उसके पास जाएगी जिसकी वो विधि बनाने की कोशिश कर रही है, और उस क्षेत्र के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी को जो उसकी प्रॉपर नॉलेज अपने पास रखता है, उनकी राय और उनकी सलाह से क्या करेगी, विधि निर्माण कराएगी, ठीक है। सामंड के अनुसार प्रत्यायोजित विधायन वह विधान है जो प्रभु सत्ताधारी के अलावा किसी अन्य सत्ता द्वारा बनाया जाता है। देखो विधि निर्माण का कार्य कौन करता है, जो सत्ता में होता है व्यक्ति, लेकिन यहां पे क्या बोला है, किसी अन्य सत्ता द्वारा बनाया जाता है। तो जो सत्ता में होता है, अगर उसके पास उस प्रकार के विधि बनाने के अधिकार, मतलब अधिकार तो है लेकिन विधि बनाने के क्या है, नियम नहीं है, या उन्हें पता नहीं है किस प्रकार से इसे बनाया जाए, या उनकी नॉलेज उस समय थोड़ी कम है, तो अन्य सत्ताधारी, भाई जो सत्ता में तो है नहीं, जैसे अभी बताया था टेक्नोलॉजी अधिकारी या मेडिकल अधिकारी, जो प्रोफेसर होते हैं इनके, उनको इसकी पूरी नॉलेज होती है, तो ये तो सत्ता से क्या है, अलग व्यक्ति हैं। तो
किसी अन्य सत्ता द्वारा बनाया जाता है और अपने सतत अस्तित्व और वैधता के लिए किसी श्रेष्ठ स्रोत या सर्वोच्च अधिकारी पर निर्भर करता है। भाई ये थोड़ी है कि हमने एक तो अपनी विधि बनाने की शक्ति किसी अन्य को दे दी, उसमें भी ऐसा व्यक्ति पकड़ लिया हमने जो कुछ नॉलेज नहीं रखता है। जिस क्षेत्र की हमें विधि बनानी है उस क्षेत्र में उसे अच्छी नॉलेज नहीं है तो विधि बेकार बनेगी। तो यहाँ पे क्या है, जो श्रेष्ठ स्रोत या सर्वोच्च अधिकारी पर निर्भर करता है। मतलब जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र के लिए चुना गया है वो उस क्षेत्र का क्या हो, ज्ञाता हो, श्रेष्ठ स्रोत जानता हो, विधि बनाने का कार्य उसे सौंपा जाता है। सामंड ने विधायन को दो प्रकार का माना है। नंबर 1 उच्चतम, दूसरा है गौण। उच्चतम विधायन से तात्पर्य राज्य की सर्वोच्च सत्ता द्वारा निर्मित विधि से होता है। जो राज्य की जो सर्वोच्च सत्ता होती है, जो उसके द्वारा होता है विधि निर्माण, जिसे किसी पर निर्भर नहीं करना होता है। ठीक है, एक विधायन तो ऐसा होता है जिसे स्वयं सत्ताधारी व्यक्ति ही बनाते हैं और उसे किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपा जाता है, खुद पर ही विश्वास करके बनाते हैं। ठीक है, एक होता है गौण। विधायन से तात्पर्य है, गौण विधायन से तात्पर्य किसी संप्रभु के अधीनस्थ प्राधिकारी से लगाया जाता है। परिणाम स्वरूप अपने अस्तित्व की मान्यता के लिए उच्चतम तथा सर्वोच्च प्राधिकारी पर निर्भर करता है। मतलब जो सत्ता के अधीन जो अन्य व्यक्ति हैं उनमें से अगर कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में श्रेष्ठ नॉलेज रखता है, ज्ञान रखता है, जिसके ऊपर विधि बनाई जानी है, तो वो अपनी उस श्रेष्ठता और ज्ञान का प्रदर्शन अब विधि बनाने के लिए करेगा और उसे जो अधिकार दिए जाएंगे विधायिका द्वारा और कार्यपालिका द्वारा दिए जाएंगे। दिल्ली लॉस एक्ट उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गौण सशर्त एवं प्रत्यायुक्त विधायन वह है जो सर्वसत्ताधारी शक्ति से भिन्न किसी प्राधिकारी के द्वारा बनाया जाता है। मतलब जो सत्ता में व्यक्ति है उसने अपने अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दिए हैं जो सत्ता में है ही नहीं, तो इसलिए कहा गया है गौण में कि प्रत्यायोजित विधायन सर्वसत्ताधारी शक्ति से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा बनाया जाता है जो सत्ता में नहीं होता है, एवं इस कारण वह अपने निरंतर अस्तित्व और मान्यता के लिए किसी उच्चतम प्राधिकार पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रत्यायोजित विधायन के विकास के कारण, इसका रीजन क्या है, इसको क्यों लाया गया? प्रत्यायुक्त विधायन के विकास का मुख्य कारण आधुनिक युग की जटिल प्रशासनिक व्यवस्था है। देखो, जैसा कि अभी मैंने बताया था, वर्तमान स्थिति यानी जटिल हो गई है। जैसे अब हमारे वर्तमान समय को देख रहे हैं तो टेक्नोलॉजी और नई नई चीजें निकल के आ रही हैं जो कानून में एक चैलेंज बनी हुई हैं, जो कानून को समय समय पर बदलाव के लिए विवश कर रही हैं। ठीक है, तो यहां बोला गया है मुख्य कारण आधुनिक युग की जटिल प्रशासनिक व्यवस्था है, जिससे कि जो आधुनिक युग की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो क्या हो रही है, जटिल होती जा रही है। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से इसकी उपयोगिता कितनी ही कम क्यों ना हो, परंतु व्यावहारिक रूप से प्रशासन का कार्य उसके बिना नहीं चल सकता। ठीक है भाई, जो वर्तमान समय है उनके अनुसार ही विधि का क्या होगा, निर्माण होना चाहिए, नहीं तो जो प्रशासनिक विधि है, जो प्रशासनिक कार्य हैं वो क्या है, सही से कार्य नहीं कर पाएंगे और क्या हो जाएंगे, कार्य करना बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा। निम्नलिखित कारणों से प्रत्यायुक्त विधायन को प्रोत्साहन मिला है। नंबर 1 संसदीय कार्यों की अधिकता। प्रत्यायुक्त विधायन को क्यों इतना महत्व दिया गया है, ये देखते हैं, इसके कारणों को देखते हैं। नंबर 1 संसदीय कार्यों की अधिकता। संसद देश की सबसे बड़ी विधायनी संस्था है
वह किसी भी कानून को रद्द, संशोधित एवं पुनर्निर्माण कर सकती है। कौन? संसद। इसे विधायनी कार्यों के साथ सार्वजनिक हित पर भी विशेष ध्यान देना होता है। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर भी कानून बनाने पड़ते हैं। इसलिए संसद प्रशासन की प्रत्येक छोटी बड़ी कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकती। देखो, विधि बनाने का कार्य किसका होता है? विधायिका का होता है, जो संसद द्वारा बनाते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए संसद के कार्य बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों विधियों का निर्माण करती है और उनकी देखरेख करती है। ठीक है। अब वो छोटे छोटे जो समस्याएं होती हैं उनका निवारण वह स्वयं नहीं कर सकती, तो इसके लिए वह जिस क्षेत्र का निवारण करना है, जिस क्षेत्र की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उस क्षेत्र के अधिकारी को या उसके श्रेष्ठ व्यक्ति को पकड़ेगी और उसके द्वारा विधि निर्माण का कार्य करवाएगी। ठीक है। दूसरा, प्रशासन को दृढ़ बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के पास इतना समय व सुविधा नहीं होती कि वे व्यवस्थापिका द्वारा बनाए कानून की त्रुटि अथवा कमी दिन प्रतिदिन संशोधन करा सकें। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके पास इतनी छूट नहीं होती या इतना समय नहीं होता, जो त्रुटियां होती हैं, जो कमी होती हैं, उनको दिन प्रतिदिन लाके सही करा सकें। कानून की दृढ़ता पर ही प्रशासन की दृढ़ता होती है। अगर कानून सही है तो प्रशासन क्या रहेगा? सही रहेगा। यदि कानून में त्रुटि या कमी होने पर लोगों के हितों का हनन होगा और पालन करना कठिन होगा। सपोज करो, वर्तमान स्थिति को देखकर कहीं पर कानून में चेंजेस करने हैं, कानून को बदलना है, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास इतना समय या टाइम नहीं है, या वो उसकी नॉलेज नहीं रखते हैं जिसके ऊपर कानून बनाना है, तो वो क्या करेंगे ऐसे में? तो इसलिए व्यवस्थापिका, जो कि तथ्य के व्यावहारिक पहलू से अनभिज्ञ होती है, अपनी शक्ति को प्रत्यायुक्त कर सकती है, जिससे प्रशासन जब उचित समझे उनका ठीक से पालन करने के लिए नियम और उपनियम बना सके। ठीक है। तीसरा है विषयों का तकनीकी होना। प्रशासन के कुछ विभागों का कार्य और विषय वस्तु तकनीकी होती है, जिसके लिए विशेषज्ञ ही अपनी राय दे सकते हैं। जिस क्षेत्र के ऊपर विधि बनानी होती है, उस क्षेत्र का श्रेष्ठ व्यक्ति, उस क्षेत्र का अच्छा ज्ञान रखने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति या विशेषज्ञ ऐसे विषयों पर कानून बना सकती है, किंतु विस्तृत विवरण बनाने के लिए अपने अधिकार को प्रदान कर देती है। ठीक है। कौन कर देती है? विधायिका। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, यदि व्यवस्थापिका खतरनाक औषधियों पर रोक लगाती है तो बाकी अधिकार स्वास्थ्य विभाग को विस्तृत विवरण हेतु सौंप देती है। भाई एक बात बताओ, संसद में बैठ के जो विधायिका है वो कानून बना रही है, ठीक है, कि जहरीले पदार्थों को चेक करा जाए, क्या ये सही है या गलत है। भाई वो जो विधि का निर्माण कर रहे हैं वो थोड़ी चेक करके बताएंगे। कौन चेक करके बताएगा औषधियों को? डॉक्टर चेक करके बताएगा ना। जो डॉक्टरी में विशेष ज्ञान रखता हो वही तो चेक करके बताएगा। तो उसके जो विधि बनानी है किसको दी जाएगी? डॉक्टर को सौंपी जाएगी। तो ये क्या हो गई? डॉक्टर को जो अधिकार दिए हैं ये प्रत्यायोजित अधिकार हो गए। इसका निर्णय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ले सकते हैं, और कौन सी औषधि खतरनाक है ये कौन बताएगा, और इसके ऊपर क्या विधि बनाई जाए, कौन सी विधि खतरनाक है, किसका इस्तेमाल जन समुदाय के लिए किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, या इसका इस्तेमाल बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना चाहिए जन समुदाय के लिए, ये सब कौन बताएगा? मेडिकल अधिकारी बताएंगे, औषधि के जो विशेषज्ञ होंगे वह बताएंगे। ठीक है। चौथा है लचीलेपन की आवश्यकता। जिन देशों में लिखित संविधान होते हैं वहां संशोधन बहुत लंबा एवं जटिल होता है, जो बहुत ही बड़ी समस्या है। जो बहुत बड़ी समस्या होती है, और किसी कारण से संशोधन आवश्यक हो तो
संशोधन आसानी से नहीं हो पाता है। जो लिखित संविधान होते हैं उनमें जो चेंजेस करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है और करना भी चाहते हैं तो आसानी से कर नहीं पाते हैं। वहाँ प्रत्यायुक्त यानी सौंपना विधायन द्वारा यह कार्य अत्यंत आसान हो जाता है। मतलब जिस क्षेत्र में विधि का चेंज हो, मतलब जिस क्षेत्र में विधि चेंज होनी है, जिस क्षेत्र के ऊपर विधि का निर्माण होना है, उस क्षेत्र के विशेषज्ञ या अधिकारी को पकड़ते हैं, उनको ये वो अधिकार देते हैं और उनके द्वारा विधि का निर्माण कराया जाता है। अधीनस्थ विधायन संस्थाओं की कार्य प्रणाली और नियम के संशोधन की प्रक्रिया इतनी आसान होती है कि उससे विधि व्यवस्था में लचीलेपन स्वतः ही आ जाता है। पांचवा है आपत्ति काल में महत्व। सामान्य दिनों में व्यवस्थापिका भविष्य की आवश्यकताओं और परिस्थितियों का अनुमान लगाकर कानून बनाती है, लेकिन आपत्ति काल में भविष्य घटना पता लगाना आसान नहीं होता। लेकिन आपत्ति काल में भविष्य घटना का पता लगाना आसान नहीं होता। कोशिश तो की जाती है भविष्य को सोचकर थोड़ा बहुत कार्य किया जाए, उनका अनुमान लगाया जाता है, लेकिन जब आपत्ति आती है तब भविष्य का निश्चित घटना का पता लगाना क्या होता है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। जबकि आपत्ति काल में प्रशासन को हर समस्या को तुरंत निपटाना होता है। इस स्थिति में प्रशासन के अधिकारी व्यवस्थापिका के भरोसे रहे तो बड़ा अनर्थ होने की आशंका रहती है। प्रत्यायुक्त विधायन द्वारा प्रशासन को विधि निर्माण के इतने व्यापक अधिकार मिल जाते हैं कि आपत्ति काल की सभी समस्याओं से निपटा जा सकता है। अब सपोज करो देश में क्या है, कुछ आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, या किसी अन्य देश से हमारा किसी देश से युद्ध हो जाए, या देश में ही गृह युद्ध हो जाए। उस स्थिति में जिस अधिकारी के जो कार्य हैं, अगर वो ही अधिकारी उस कार्य को करने लग जाए, उसके ऊपर विधि बनाने का कार्य करने लग जाए या रोकथाम का कार्य करे, तो उचित नहीं होगा। उस समय सभी व्यक्तियों को अधिकार दे दिए जाते हैं, अपने हिसाब से विधि का निर्माण करो, विधि का पालन कराओ और कानून की व्यवस्थाओं को सही तरीके से लागू कराओ। सपोज करो कहीं एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई घटना घटी और एक मरीज जो है रोड पे पड़ा है, ठीक है। कहां पे है? रोड पे है। वहां पे काफी लोग खड़े हैं और वो कह रहे हैं हम विधि का पालन करेंगे, इस मरीज को एम्बुलेंस के द्वारा ही लेके जाएंगे। और वहां पे काफी गाड़ियां खड़ी हैं, यहाँ पे काफी तरह तरह की गाड़ियां हैं। अब कानून क्या है कि भी मरीज को कौन लेके जाता है? एम्बुलेंस ही लेके जाती है। और घटना घट चुकी है, मरीज वहां पे तड़प रहे हैं। तो विधि क्या कहती है? अब प्रत्यायोजित विधान के बता रहे हैं कि विधि कह रही है कि अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है तो आप किसी भी गाड़ी में इन मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचा दो, ठीक है। अगर हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है तो जो आम क्लिनिक होते हैं वहां पर इन्हें पहुंचा दो। लेकिन उद्देश्य क्या है? उस मरीज को पहुंचाना। किसके द्वारा पहुंचाया जा रहा है? कोई भी वाहन हो, ठीक है, उसके द्वारा। अगर हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है तो इसे आम क्लिनिक पर लेके जाओ या कहीं ऐसे स्थान पर लेके जाओ जहां इस मरीज की क्या हो जाए? देखभाल हो जाए, ठीक है। और विधि क्या कहती है? मरीज किस में आते जाते हैं? एम्बुलेंस में। तो उसी प्रकार क्या कहा गया है, आपत्ति काल में या गृह युद्ध के समय में या युद्ध के समय में हमारी विधि के अनुसार अगर कार्य करना उचित नहीं है तो सभी प्रत्येक व्यक्तियों को ऐसे अधिकार सौंप दिए जाते हैं जो उनको करे, जो उस समय पर उचित हो, या नियम बनाए जो हमारे देश के लिए सर्वोपरि हो, ठीक है। नंबर 6 है आर्थिक कार्यों के नियंत्रण के नियम की आवश्यकता। व्यवस्थापिका के कार्यों का संबंध मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यकलापों से ही होता है। अतः व्यापार, उद्योग धंधे तथा सार्वजनिक व्यवसाय के उद्देश्य से विधि निर्माण कार्य में व्यवस्थापिका इतनी सफल, तो यहां पे है इतनी सफल
नहीं हो पाती है। यहाँ पे करना है नहीं हो पाती है। दोबारा से देख लो, व्यवस्थापिका के कार्यों का संबंध मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यकलापों से ही होता है, अतः व्यापार, उद्योग धंधों तथा सार्वजनिक व्यवसाय के उद्देश्य से विधि निर्माण कार्य में व्यवस्थापिका इतनी सफल नहीं हो पाती है। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, व्यापार, उद्योग धंधे व सार्वजनिक के लिए जो उसके विशेषज्ञ होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, उनके द्वारा राय ली जाती है और उनको विधि निर्माण का मौका दिया जाता है। इसका एक निष्कर्ष लिखना है, वो हमें अपने स्वयं लिखना है, जो हमारी समझ में आता है उसके अनुसार। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। अगर किसी कारण से आपको समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट करना, मैं आपको शॉर्ट वीडियो में थोड़ा समझाने की और कोशिश करूंगा। आप वीडियो का टाइम बता देना कि कहां से आपको समझ में नहीं आया है। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना। कहते हैं अगली वीडियो आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।